नमस्कार टीपी भैया। क्या हाल चाल है? आवाज़ जा रही है हमारी? बढ़िया। ठीक है अमरनाथ पाल भैया। ठीक, बहुत बढ़िया है, चल रहा है। बाकी तो सब आप लोग जान ही रहे हो। आवाज़ जा रही, बस इतना बताइए, फिर आते हैं, फिर हाल चाल और चीज़ें होती रहेंगी। यार स्लो कनेक्शन पता नहीं क्यों लिख दे रहा है बार बार। आवाज़ आप लोग तक जा रही है? विपिन भैया नमस्कार। एक बार फिर से करिए, क्योंकि स्लो कनेक्शन हमारे यहाँ बार बार लिख रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के पास आवाज़ नहीं जा रही हो। तो एक बार फिर से करिए। चलिए, अगर आवाज़ जा रही है तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। ठीक, सभी को नमस्कार। जब भी देखें, सुने और समझें सारी चीज़ें, तो आपको अपने हिसाब से स्पष्ट आनी चाहिए, ठीक ना। बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से आप लोगों को ऑर्डर, आप लोगों को जो चीज़ें हुई हैं कोर्ट की, वो सब बताया है, और उनके आधार पे या आगे और पुराने समय से लेके सब आप लोग खुद एनालिसिस किए होंगे। और इन सब के बीच हम लोगों का ऑर्डर रिजर्व हुआ है, और जहाँ एक तरफ ये हम लोगों को बहुत लंबे संघर्ष, बहुत लंबे चीज़ों को झेलने के बाद एक सफलता मिली है। और इस सफलता में आप लोगों का बखूबी साथ रहा है। आप लोगों ने बखूबी जो है एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे धरना का रहा हो, चाहे सहयोग का रहा हो, चाहे कहीं किसी भी प्रकार का रहा हो। तो उसी साथ में मैं भी आप लोगों के साथ था। जितना मुझसे भी बन पड़ता था, मैं भी अपने स्तर से काम किया। तो ऑर्डर रिजर्व हुआ फाइनली हम लोगों की। इसके लिए सभी लोगों को और आप लोगों को बधाई हो। और ऑर्डर ही रिजर्व कराना या ऑर्डर को फाइनल कराना ही हमारा मकसद नहीं था। शुरू से आप लोग जानते हैं कि उसके साथ हम चाहते थे, पूरा प्रयास था कि हमारा पूरा 6800 का परिवार बेसिक में जाए। तो उस कड़ी में बात भी हुई। तो थोड़ा मैं उसी ऑर्डर पे अपने जो मेरा पॉइंट व्यू है, जो मैं सोचा समझा देखा, उस पे मैं अपनी बात रख देता हूँ। तो एक बात मैं स्पष्ट बता दूँ आप लोगों को, जितने हमारे वकील थे, 3 वकील बेसिकली थे, और एक वकील जो युवन मिश्रा सर थे वो थे, और उधर से सुदीप सेठ सर थे, मतलब हमारे ही पक्ष के कहे जाएंगे, ऐसा नहीं दूसरे पक्ष के। और एक जो थे हमने किए कर रखा था, विवेक राज सर थे। और बाकी सतीश चंद्र मिश्रा जी भी थे, पहले बहस किए थे। थोड़ा उन्हीं में बहस ठीक ठाक नहीं हो पाई। उस मुद्दे पर हम बाद में जाएंगे, अगर जाना भी होगा, अन्यथा हम जाएंगे भी नहीं। ठीक, और पहले जो किए हों बहुत बढ़िया किए हैं। बात यह है कि इन सब बीचों में सरकार का क्या रोल था, और जज साहब का क्या रोल था, और हमारे पार्टी का क्या रोल था, और जनरल पार्टी का, मतलब यही जो 3-4 पार्टियां थी उनके रोल को हम बता रहे हैं। तो आपको कोई बढ़ा चढ़ा के ज़बरदस्ती नहीं कि मैं पिछड़ा दलित हूँ तो मैं केवल पिछड़ा दलित की ही ज़बरदस्ती बात कर दूँ कि नहीं हमारा पक्ष बहुत भारी है, ये नहीं। जो सभी चीज़ों को मिला के अगर मैं देखूँ तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ठीक भैया, अभी हम बाद में इस मुद्दे पे और चीज़ों पे बातें और चीज़ें ले लेंगे, ऑर्डर कब खुलेगा या अन्य चीज़ें, ठीक ना। लेकिन इस पे हम बता दें कि क्या रहा है। ऑर्डर आना ही बहादुरी नहीं है, उसमें क्या आएगा वो मेन बहादुरी का काम है, वो किसके पक्ष का है। तो जो मेरे समझ में आया, जो मैं भी कोर्ट में था, पहले से भी था, मेहनत भी कर रहा था, तो एक चीज़ मेरे समझ में आ रही थी कि जनरल के भाई बंधु जो भी थे, जो भी पैरवीकार थे, अपना ताकत लगा रहे थे। तो प्रथम दृष्टिया तो यही समझ में आ रहा है, प्रथम दृष्टिया और फाइनल दृष्टिया, कि वो लोग टीटी और एटीआरई को चैलेंज करके हमको ओवरलैपिंग पे रोकना चाह रहे थे। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, और जज साहब की भाषा पढ़ने में एकदम स्पष्ट है कि टीटी तो कोई बात ही मत करिए। जहाँ तक बात रही सुपर टीटी की, अगर आप उस पर कुछ अपना बात रख भी रहे थे तो उनका ये मानना था, जज साहब एक ही चीज़ बार बार खोजते थे कि ओपन कंपटीशन कैसे है, ओपन कंपटीशन में कौन कौन होता है, ओपन कंपटीशन में कौन कौन फार्म भरता है,
ठीक, ये चीज़ वो खोज रहे थे, चाहे वो जनरल पक्ष बहस किया हो, चाहे वो सरकारी पक्ष बहस किया हो, चाहे वो हमारा पक्ष बहस किया हो, वो ये चीज़ खोजते रहे। तो इस चीज़ की खोज में वो यही पाए और फाइनली उनका ये मानना था कि ओपन कंपटीशन का मतलब होता है जिसमें सब लोग फार्म डालें, सब लोग समाहित हों। ठीक, तो जो टीटी थी वो तो कभी आगे भी हुई है, पीछे भी हुई है, तो उसका तो मतलब एक सिरे से टीटी सुनना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, सीधे हम आते एटीआरई पे। तो उनका सब मिला जुला के था कि एटीआरई में जब सभी लोग जो पास किए हैं, चाहे नया पास किया हो चाहे पुराना पास किया हो, सब लोग एक साथ पास किए हैं, तभी तो आपने 1 लाख जो भी 46,000 का रिजल्ट दिया। अगर ये ओपन कंपटीशन नहीं था तो इसमें सबका फार्म आपने क्यों डलवाया? और अगर भर्ती यहाँ से नहीं आ रही थी तो फिर आप दोबारा क्यों डलवाए 1,37,000 को? फिर आप यहीं रिजल्ट बना देते। एक मामला ये जो है जनरल और सरकारी वकील से वो पूछते रहे, तो यहाँ वो लोग बहुत सार्थक जवाब नहीं दे पा रहे थे। दे क्या पाएंगे जब था ही नहीं कुछ। तो मिला जुला के जज साहब एकदम स्पष्टली क्लियर कट में थे और वो अपने मुंह से भी इस बात को बोले हैं, मैं सुना खुद हूँ। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भी वो बहस कर रहे थे। जिसकी अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर होगी वो भी इस बात को समझ जा रहा था कि वो सीधे कह रहे थे कि भर्ती तो शुरुआत रिक्रूटमेंट जो है 2018 से ही हो गया है, शुरुआत हो गया है। ठीक, लेकिन अगर ये शुरुआत होना ना होना और रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन का जो विभेद होता है वो अलग मैटर है, और भर्ती शुरुआत होना ये अलग मैटर है। और जबकि हम लोगों की जो बहस जाती है, जो चीज़ें जाती है, हम लोग सीधा सीधा इस पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, यानी भर्ती अभी शुरू नहीं हो रही, भर्ती बाद में शुरू होगी। लेकिन जो मेरा मानना है, सबका अपना अपना सोच है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है, जो मैं सुना हूँ, जो मैं समझा हूँ। तो उनका ये स्वयं कहना था कि भर्ती तो 2018 से स्टार्ट हो गई है, कोई इसमें मुझे शंका नहीं है, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हो भर्ती स्टार्ट है। और लेकिन उनका ये भी कहना था अगर 18 से स्टार्ट हो गई है और सब लोग अगर उसमें फार्म डाल रहे हैं तो फिर आप बताओ ओपन कंपटीशन क्यों नहीं है? तो ना तो इस पे सरकार सही जवाब दे पा रही है, ना इस पे जनरल का दे रहा है। अब बाकी हमको तो कोई जवाब नहीं करना है, हमारे तो पक्षे की बहस हो रही है। तो जब आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो जब आप स्वयं कह रहे हैं तो इसका मतलब है ओपन कंपटीशन है, क्योंकि इसके बाद आप एक और रिजल्ट दोगे, एक और फार्म भरवाओगे। लेकिन आप एक मुद्दा ये फंसता है EWS का इसी के साथ, और अगर ये ऐसा होता है कि नहीं भर्ती अभी आगे शुरू होगी तो EWS भी जाके वहाँ फंस जा रहा था। तो मेरे समझ में जो ये आ रहा था कि जज साहब का मानना ये है कि भर्ती 2018 से स्टार्ट है और रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों दो अंतर है, और ये भर्ती पार्ट ऑफ सिलेक्शन है कि नहीं है ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन इसमें इस्तेमाल होगा। ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग स्तर पे मिलेंगी। इसलिए 6800 की जो लिस्ट है उसमें कोई इफ बट दुविधा नहीं है, उसको प्रोसीड करना चाहिए और प्रोसीड होगी भी। आप देखिएगा ये आर्डर आएगा, और एक लाइन में फिर आपको संशोधन करके मैं सारी चीज़ बता दूं कि आर्डर जो आएगा, जो मेरा मानना है कि ये भर्ती 2018 से शुरू है, ठीक, और जो अगला सेक्शन शुरू होता है वो यहीं से माना जाएगा, और जो ये सेक्शन शुरू होगा ये रिलैक्सेशन के आधार को रखते हुए आगे लड़के को ओवरलैप कराया जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। अब भर्ती के लिए हमको बहुत ज़्यादा ये चिंता नहीं करनी होगी कि कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू नहीं हो रही है। भर्ती चाहे जहाँ मन तहाँ से शुरू हो, और ये अगर भर्ती यहाँ शुरू भी हो रही है तो ओपन कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा मित्रों का भी मामला बार बार आ रहा था, इसलिए पात्रता परीक्षा एक तरीके से मानते हुए भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे पात्रता परीक्षा तब भी आप देंगे। मतलब जज साहब इन दोनों चीज़ों में बहुत खोजते रहे, लेकिन खोजते खोजते अंततः गत्वा उन्होंने कंक्लूजन इस बात का निकाल लिया, अगर आप पात्रता मानते हो और पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानते हो तब भी दोगे, नहीं मानोगे तब भी दोगे। मतलब हमको ओवरलैपिंग मिलेगी, कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि जो हमको यहाँ ओवरलैपिंग फिर रोक सके, ठीक। इसलिए हमारी जीत होनी पक्की है,
और आर्डर हमारे पक्ष में आएगा। जनरल को कोई बहुत खास तजब्बो दिया नहीं गया, उनको सुना नहीं गया। और जब संजय भसीन सर बहस कर रहे थे तो उनसे भी यही बात जब जज साहब ने पूछा तो वो भी 6800 के तो पक्ष में रह रहे थे, लेकिन एटीआरई का जब पक्ष आता था तो इधर उधर करने लगते थे। लेकिन जज साहब ने स्वयं कंक्लूजन निकाल लिया कि भर्ती चाहे जब शुरू हो रही, ये सेकेंड मामला है, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दोनों अलग अलग मामले हैं। ऐसे में चाहे भर्ती जब शुरुआत करवा लो आप लोग, लेकिन हम ओवरलैपिंग नहीं रोकेंगे। ओवरलैपिंग मिलेगी और 6800 की लिस्ट जाएगी। और अब बात आती है कि इन सब चीज़ों के बीच सरकार ने जैसे मान लीजिए हमारे एक भाई लोग हैं जो 19,000 बोलते हैं, हमको देखिए उनका कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, जितना मिल जाए, ठीक ना, हमारे सही समाज के हैं लोग मिले। लेकिन उस भी मामले पे थोड़ा सा बात हुई तो जिस पे उन्होंने डाटा रखा तो उन्होंने कुल बताया कि 19,800 बच्चे हमारे पास हैं जनरल के, जब इस भर्ती में लगे हुए हैं। जब इस भर्ती में लगे हुए हैं 19,800, तो इसमें उन्होंने पूछा एमआरसी कितना है, तो एमआरसी उन्होंने बता दिया 6800। अगर इसमें से हम घटा दें तो 13,000 बचते हैं, तो फिर 19,000 का कहाँ से मामला आता है। तो एक तरीके से ये भी थे। फिर भी उन्होंने कहा कि हम सभी वर्गों का कल्याण चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो जाए, हमें किसी से आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये तरीका है यही है, ठीक ना। तो ये बात यहाँ तक की हुई। तो अब मुझे जो समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जो आप लोग लेके बहुत परेशान रहते, भर्ती कहाँ से शुरू होगी, कब शुरू होगी, और ये मामला आप लोग छोड़ दीजिए। भर्ती चाहे दुनिया के जिस भी डेट से, जिस भी दिन से, जिस भी स्तर से शुरू होगी, हमको ओवरलैपिंग अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा अपना स्वयं का मानना है, मेरा अपना एनालिसिस है। बाकी जिसको जो सोचना होगा, जो समझना होगा, वो अपना समझेगा, मानेगा मेरी बातों को तो ठीक, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। हाँ, ये चीज़ें हुई। और बाकी जो भी साथी हम लोगों के धरना से लेके अन्य जगह तक जो भी साथ दिए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने भी एक छोटी सी टीम बनाई, उस टीम के माध्यम से अपना पूरा प्रयास किया। आप लोगों के सामने परिणाम भी रहा होगा, आप लोग देखे भी होंगे। ना कभी किसी के साथ धोखाधड़ी, ना तो कोई फराडगिरी, ना तो कभी रिविजिट, ना तो कभी बीएड-बीटीसी, ना तो कभी भाई लोग का, मतलब कुछ भी इस तरीके के मेरे मन मस्तिष्क में था नहीं। जिसके भी दिल दिमाग में ये भी चीज़ें आई होंगी, आप भी जानते हैं कि एकमात्र आदमी था जिसने पूरे 6800 को गंधवाया, पूरे 6800 को कभी जोड़ा, कभी तोड़ा, कभी इधर कभी उधर। आप लोग भी जानते हैं, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें कहनी ही पड़ती हैं, नहीं कहे बिना भी काम नहीं चलता है। तो आप भी जानते हैं कि वो नाम है विजय यादव। विजय यादव एक कौन, छर्रा गैंग, अरे ठीक है, ठीक ना। हाँ, छर्रा गैंग वाले तो है ही हैं भाई, आज भी वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मानवे नहीं करते हैं। छर्रा गैंग ये था कि जब सब लोग साथ छोड़ दिए थे तो हम लोग थे, बैनर पोस्टर से लेके सारी चीज़ें करते रहे थे, जिसमें ब्रिजभान भाई थे, रविशंकर थे, अक्षय था, मैं था और राकेश थे, मतलब इस तरीके कई बच्चे हमारे साथ में थे। तो अवनीश था, अविनाश था, तो हम लोग बहुत मेहनत किए थे, ऐसी बात नहीं है। यशवंत भाई भी जुड़ गए हैं, सुन रहे होंगे, ये भी हमारे साथ थे, बहुत मेहनत से थे, बहुत मेहनत, बहुत अंतिम समय तक बेचारा मेहनत किए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें रही और सबका आभार, धन्यवाद। और लेकिन एक आदमी ने जो सबको इधर उधर घुमाया, सालों तक नुकसान किया, आज वो आदमी फिर आके आप लोगों के साथ चोट किया, आप लोगों के साथ नुकसान किया, और आज भी वो ज़बरदस्ती बहस की दुहाई दे रहे हैं। जब आर्डर कल ही रिजर्व हो गया है तो आज भैया रिजर्व आर्डर के बाद आप किस बात की बहस करा रहे हैं। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर इस चीज़ को बताया ना जाए तो सिंगल बेंच में जो हमारे साथ घटना घटी है, रुपया पैसा लेके लोग फराडगिरी कर गए, तो डबल बेंच में भी वही चीज़ें घटे थी। खैर घटनी उठनी नहीं है, सब संभाल लिया गया, लेकिन घट जाती तो बताइए क्या होता, क्या होता। कहते थे आएंगे, रायता संभालेंगे, अबे आर्डर रिजर्व के बाद बहस करेंगे। बहस जो होती है आर्डर के पहले होती है। बाकी माननीय जज साहब जी किसी को रोक नहीं रहे थे, चाहे तुम 2 घंटा बोलो, चाहे तुम भैया 4 घंटा बोलो, ठीक, नहीं मानोगे तो इसी तरीके से बोलते रहो, सबको जज साहब सुनते रहते थे, ठीक ना। तो इसलिए आज की बहस का अगर हुई भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना कोई डेट थी, ना कोई काज लिस्ट थी, ना कोई कुछ था, क्योंकि जज साहब ने कल बोल दिया था भैया आपका कोई अनटेंशन कंटेंशन नोट वोट होना नहीं, हम आज ही आर्डर रिजर्व कर रहे हैं, जो कहना सुनना है आज ही कह लीजिए, ठीक।
और नहीं मान रहे हैं 2 मिनट आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे दे दिया गया। हम इन सब चीज़ों पे जाना नहीं चाहते, लेकिन ये एकदम सत्य है, तो इसलिए कहना पड़ेगा। बाकी गोल गोल घुमा रहे हैं कि ये इस तरीके से डलवा दो, उस तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, जो रिटर्न सबमिशन देना है करवा दो, ये सब कुछ नहीं होता है भैया। आपने भारती पटेल लाया, भारती पटेल ने अलाउ हो गई है और भारती पटेल ने इस बात को बोली है, ठीक। तो इसलिए आप ज़बरदस्ती कोई माहौल ना बनाइए कि पद बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो सारी चीज़ें हो गई है। हम लोग जो वहाँ गए हैं केवल एटीआरई को लेके गए हैं, एटीआरई क्लियर होगा और उस आर्डर में कोई संशोधन बहुत कुछ होने वाला नहीं। 90% आर्डर वही रहेगा, 10% वही एक लाइन बदल जाएगी कि हमको आरक्षण चाहे भर्ती जहाँ मन तहाँ शुरू हो, हर स्तर से मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं है, जो ये मेरा मानना है। बाकी आप ज़बरदस्ती का माहौल बनाइए, ज़बरदस्ती का भरोसा जीतिए, ज़बरदस्ती का लूट मचाइए। आपकी तो ये आदत रही है कि राशन और सिलेंडर तक उठा ले गए हैं, राशन और सिलेंडर तक उठा ले गए हैं। कभी कभी ऊंच नीच का बहाना देके, तो कभी हाई लो का, कभी कुछ भी, जो भी है आपके पास अरबों खरबों रुपया गया होगा, लाखों रुपया ना, अरब खरब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब फिर भी 50 लाख रुपया यहाँ गया, 50 लाख रुपया वहाँ गया, सिंगल बेंच का, दोनों मिला के आपने बहुत लिया, ठीक ना। ज़बरदस्ती आप भरोसा ना जीतिए, आप पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आपके लिए एक ही उपाय है कि आप जाइए संन्यास लीजिए ना, और संन्यास के अलावा आपके पास अब कुछ बचा उचा नहीं है। ज़बरदस्ती का यहाँ आके फिर मसीहा मत बनिए, जनरल वालों को मक्सा मत लगाइए। आप भारती पटेल ला के पद नहीं बढ़ाने दिए, आप 19,000 को भी खा गए। जब पद नहीं बढ़ेगा तो 19,000 कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, संभव ही नहीं है। और हाँ, जो सर्विस कर रहा है उसके लिए पॉलिसी ऑलरेडी सिंगल बेंच की है, उसमें कुछ बहुत इफ बट परिवर्तन होना जाना है नहीं, केवल एटीआरई का मामला है। एटीआरई पे अब जो मेरे समझ में आ रहा है, आप एटीआरई को चाहे जिस डेट से गिनो, भर्ती का पार्टा गिनो चाहे पार्टी, जज साहब के मन में ये बैठ गया है कि इन बच्चों को हमें रिलैक्सेशन देना है। ये रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों अंतर होता है, और चाहे किसी स्तर पे हो हम उनको देंगे, इनको लेंगे, इसलिए 6800 की लिस्ट प्रोसीड होगी। और यही शब्द उनके थे और यही शिफ्ट के साथ मैंने वहाँ पोस्ट भी किया। ये चीज़ें मेरे समझ में भी आई, ये बात मैं राम सुरेश भाई को भी बता चुका हूँ, जो भी थे वहाँ के सक्रिय सदस्य थे जिनसे भी मेरी बात हो सकती थी उनको भी मैंने किया। बाकी धरने में बहुत साथी हमारे रहते हैं, चाहे वो छर्रा टीम के हों चाहे सामान्य टीम के हों, और छर्रा वाले तो भाई वो तो सुभान अल्लाह हैं, उनका तो कोई तुलना ही नहीं है, ठीक ना। अब उसमें नाम लेके किसी को हो सकता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं तो लोगों का दिल दिमाग भी बदल रहा हो, तो वो अलग बात है, लेकिन रहे हैं लोग इधर उधर रह के साथ में रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और भसीन सर से भी चीज़ें हमारे पक्ष में ही रही हैं। बाकी रणविजय जी ने जो डाटा दिया सारी चीज़ें 19,000 का और 13,000 का 6800 का, तो उन सब चीज़ों से भी क्लियर हो गया कि 6800 तो अब निकल गई है, बशर्ते वो दिन तारीख मुकम्मल होना है। ठीक है आशीष भैया, नमस्ते, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाकी हमारे जो टीम के एक तरीके से कहिए बैक से रहते थे, मुझे सार्वजनिक भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खैर मैं कर ही दे रहा हूँ। हाँ, तो हमारे पीछे से बहुत मदद किए हैं आशीष भैया एक तरीके से। क्यों मुझे पीछे से लेना पड़ा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं जैसे आऊँगा तो मेरा एक तो क्रिमिनल वकील हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि 6800 के बाहर के लोगों की मदद ले रहा है, जबकि इनका गुणांक उसी में आता है, इसलिए मैंने इनको बैकडोर से ही रखा रहा, ठीक ना। और बाकी आप लोग सब लोग समझ गए होंगे आर्डर को, नहीं समझे होंगे तो शुरू में भी सुन लीजिएगा। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी बता सकता है। और सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने मेहनत किया, समय बर्बाद कराया किसने वो भी आप जानते हैं। समय की अनावश्यक बर्बादी, पैसे की अनावश्यक बर्बादी, सब एक आदमी कराया, उसका नाम है विजय यादव, खुलेआम, आप भी जानते होंगे। इसके बाद कोई आता होगा दूसरा, ठीक ना। बाकी हमारे टीम का सबसे शानदार सदस्य रहा है एक हमारे साथ इलाहाबाद में रहा, हमारा सुमित भाई, सुमित पाल, अम्बेडकर नगर का, इलाहाबाद में भी रहता है, ठीक ना। छर्रा गैंग ही था, नहीं तो लोग यहाँ क्या से क्या अपने भाइयों बहनों की हत्या करके निकलने के चक्कर में थे, ठीक ना रंजीत भाई।
छर्रा गैंग नहीं रहती तो तुम भी उनके झांसे में आ गए थे, अंततोगत्वा तुमको बेइज्जत करके सब कुछ लुटवा पटवा के बराबर कर दिए। उस आदमी ने किसको किसको कैसे कैसे करा के क्या क्या बदनामी कराया, क्या क्या करवा दिया और लोगों को बांट के क्या कर दिया, वो सब बात छोड़िए और सब लोग जान रहे हैं। खैर उनका अब संन्यास का समय हो चुका है और संन्यास ले लेना चाहिए। और आज की बहस का तो ज़बरदस्ती खुलेआम अपना प्रचार प्रचार कर रहे हैं कि जिससे हम जिंदा रहें, और यहाँ तक जनरल वालों का मस्का लगा रहे हैं कि कोई बाहर ना जाए, ऐसे ना। अरे भैया सब हो चुका है, आप सब बर्बाद कर चुके हैं। वो भारती पटेल लाके कि पद नहीं बढ़ सकता है, ठीक ना। तो इसलिए ज़बरदस्ती का आप फला फला चीज़ ना करवाइए, ठीक ना। हाँ कि ये करवा दो वो करवा दो, तुम्हारा यही हमेशा का काम रहता है, भौकाल बनाना। भौकाल बनाए, भौकाल बना के लोगों में फंसाना। या चीज़ अधिक से अधिक बना लिए, लोगों को चूतिया बना के। रामदयाल जैसे को तुम धोखा दे दिए, वीरेंद्र भाई जैसे को तुम धोखा दे दिए, तो तुम मेरा का सगा होगे जी। मेरा और 6800 का वो सब जानता है, इसी बात को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो समय भी हो रहा है, वीडियो भी लाइव मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा हो रहा है। और बाकी अगर धरने में किसी ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है तो अमरिंदर भाई ने किया है, एकदम खुलेआम। इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वकीलों में जो सबसे ज़्यादा गर्दा अगर किसी ने काटा है, चर्चा किया है, जिसका वकील आप भी जानते हैं कि इसके पहले लोग रोग आ रहे थे, अरे यार ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हम लोग हार रहे हैं। यही अवनीश हमारे भाई हैं, बड़े भाई आजमगढ़ के, वो भी परेशान थे कि यार हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन जब हमारे वकील आए विवेक राज, सब पासा पलट गया। अब आज हम लोग आए, बल्कि भास्कर भाई भी इस बात को थोड़ा असहज लग रहे थे कि यार सर कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक सरवन भाई थे कि जिन्होंने अपना एक शानदार वकील किया। मुझे तो भी उतना भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उस बीच में जो भी चीज़ें हम लोगों की बनी किसी तरीके से, लेकिन भगवान ने चाहा या प्रकृति ने चाहा, जिसको आप मानते हैं, सबसे बेहतर हमारा रहा। और ये कोई मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, आप सभी लोग देखेंगे आर्डर भी आएगा अपने पक्ष में, और सारी चीज़ें हम लोग अपने पक्ष में करा चुके हैं। सबसे शानदार बहस भी कराए हैं, कम पैसे में कराए हैं। कोई 30 लाख लेके एक वकील किया और बाकी हाथ पैर जोड़ के जाके किसी तरीके से एक दिन प्रेजेंट कराया, वो भी आर्डर रिजर्व के पास। अगर आर्डर रिजर्व के पास बहस होने लगे ना, तो सबसे पहले जज साहब क्या करेंगे, सबका आर्डर रिजर्व कर देंगे कि फला तारीख को आर्डर रिजर्व हो गया, अब सभी लोग पारी पारा अपनी बात करिए। फालतू की टोटली बहस है, आप लोगों को गुमराह ना करिए, झूठे मसीहा मत बनिए। आप सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। एक वकील को आपने पूर्णतः हमारे पैसे का दोहन करवा दिया। बाकी उल्टे हमारे रामदयाल भाई को, और चाहे वो सनी भाई हो, चाहे वीरेंद्र भाई हो, चाहे यशवंत भाई हो, चाहे अवनीश भाई हो, सबको आप लोग मोहरा बना के, या मैं नहीं कहता हूँ कि वो ऐसा बने, उनका केवल इतने कहने का मतलब है कि आज बहस हुई है ना, आज बहस हुई है, लेकिन वो आर्डर के बाद बहस हुई है। उनका कहने का ये मतलब है। आप सबसे केवल यही बात डलवाने के चक्कर में है कि बहस हुई है, लेकिन भैया आपकी बात आर्डर रिजर्व के बाद हुई है, ठीक ना। आर्डर रिजर्व के बाद बहस होने का मतलब होता है कि एकदम सब कोरा कागज है। कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जज साहब थे, सबको सुन रहे थे, किसी को मना नहीं कर रहे थे, आपने भी ज़बरदस्ती वही करवा लिया। तो इसी चीज़ को हम लंबा खींचे, कोई मतलब नहीं है। और आप केवल सन्यासी ले लीजिए। आप पे अब किसी का कोई भरोसा नहीं रहा, किसी का भरोसा ना जीतिए। जनरल वालों को ज़बरदस्ती जाके मस्करी मत लगाइए कि ऐसा ऐसा करवा रहे हैं हम तुम्हारे लिए। सब फुकवा चुके हो, 19,000 का भी फुकवा चुके हो, 6800 का भी फुकवा चुके थे। कभी रंजीत को बंटवा दिए उसके रास्ते से, कभी किसी को, ठीक ना। बाकी हमारी आजमगढ़ इलाहाबाद की टीम और हमारी सरवन भाई के नाम से जो चल रही थी वो, और जितनी भी हमारे भाई बहन थे जिस भी स्तर से हम लोगों की मदद किए, वो बहुत सब काबिले तारीफ़ है, शानदार है। चाहे वो वीरेंद्र भाई रहे हों, चाहे वो अवनीश रहा हो, हमारा बड़ा भाई है। वो शायद कभी कभी उनको लगता है कि सही चीज़ें नहीं आप करते हो, तो वो उनका अपना डजन मैटर, वो अपना करें, फ्री हैं। और यशवंत भाई भी हमारे बहुत करीबी रहे हैं, हम लोगों के साथ बहुत रहे, सब कुछ किए। और राम सुयेश भाई रहे, रंजीत भी हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हर मौसम का दोस्त है, उसमें कोई वट नहीं, चाहे किसी को। साथ में अक्षय रविशंकर और अवनीश, ये सब बहुत बच्चे हमारे साथ में रहे जो बहुत दमदारी से मदद किए, ठीक ना।
तो एक लाइन फिर इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, या आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो बता देंगे। कब आर्डर आएगा ये सब यार कोई नहीं जानता है कि कब आर्डर आएगा, वो सब जज साहब के विवेक के ऊपर है, ठीक ना। सब मिला जुला के ये आप एटीआरई का हवा लेके जो सर पे चढ़ रहे थे वो सब दिमाग से निकाल दो, हटा दो। 6800 प्रोसीड होगी। जज साहब के मन में ये बैठ चुका है कि अगर ओपन कंपटीशन नहीं था तो सबका फार्म क्यों डलवाए। अगर सबका फार्म डलवाए हो तो ये ओपन कंपटीशन है, और वो अगर कम नंबर पे पास हुआ है तो वो उसका रिस्क है कि वो वहाँ जाता है कि नहीं जाता है यूआर में, या वो चैन से ही बाहर हो जाता है। इसलिए रिलैक्सेशन मामला अलग है और रिजर्वेशन आरक्षण मामला अलग है। ओवरलैपिंग हर हालत में होगी, चाहे भर्ती 2018 से शुरू हो, चाहे भर्ती 2019 से शुरू हो। लेकिन जज साहब भी इस बात को मान चुके हैं कि भर्ती 2018 से शुरू है। वो बार बार इस बात को कह रहे थे। बस वो ये चाह रहे थे कि भर्ती तो शुरू 2018 से हो रही है, लेकिन कोई ऐसा आर्डर आप हमको दे दो कि जो भर्ती अगर इस दिन से शुरू हो रही है तो उसको ओवरलैप नहीं कराया जाए। तो ऐसा आर्डर कोई है ही नहीं है। जब कोई आर्डर नहीं था तो जज साहब कह के अरे यार आप लोग केवल फालतू की बात कर रहे हैं, चलिए हटिए। अब नहीं मान रहे हैं तो अपना घंटा भर और चल रहा था, ठीक। मात्र इतनी सी बात। अब बाकी घुमा घुमा के फला आदमी ने क्या बक दिया, दूसरा आदमी ने क्या बहस कर दिया, हमारा वाला ये तीर मार दिया, तुम्हारा वाला ये तीर मार दिया। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने हैसियत से, अपने अपने बल बुद्धि विवेक का प्रयोग किया, और उस प्रयोग का जो कंक्लूजन निकल के आया ये कि 6800 प्रोसीड होगी। जज साहब इस बात को मान चुके हैं कि भर्ती 2018 से शुरू हो रही है। लेकिन जब सबको उस भर्ती में शामिल करा रहे हो तो ये है ओपन कंपटीशन। भर्ती का पार्ट भी है, रहेगी तब भी हमको ओवरलैपिंग कराएंगे, नहीं रहेगी तब भी ओवरलैपिंग कराएंगे। ये अपना मेरा व्यू है, मेरा अपनी सोच समझ है। और बाकी वहाँ क्या है, सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने सोचने के तरीके हैं। सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तरीके से चलना चाह रहे थे। मुझे लग रहा था कि यहाँ EWS चीज़ों को ध्यान में भी रखते हुए, और ध्यान में क्या रखना है, भर्ती तो क्लियर कट 2018 से शुरू है। क्या प्री मेंस अगर किसी भर्ती में लागू हो गया, जैसे IAS का हो गया, मैं अगर प्री कैटेगरी में पास हो गया तो क्या मैं टॉप नहीं करूँगा। टीना डाबी जो IAS बनी हुई हैं, उन्होंने प्री जो पास किया था, किस में पास किया था, कैटेगरी में पास किया था। फाइनली वो कहाँ गई, फिर दुनिया टॉप की, मतलब पूरा इंडिया टॉप की अनरिजर्व में। तो यही रूल यहाँ भी आएगा। इस रूल को जज साहब पूरा एकदम भली बात पकड़ चुके, बैठ चुके हैं। हमारे वकीलों को, सभी वकीलों को बढ़िया से सुना गया। सभी वकील, जिसमें सबसे बेस्ट आप लोग खुद जानते हैं कौन किया, बार बार नाम लेने का मतलब अपनी हीनता करना, ठीक ना। तो बाकी जनरल के वकीलों को बहुत सुना नहीं गया। ये लोग तो TT पे जैसे जाते थे डांट दिया जाता था, उसके बाद भी लोग नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी उनका अपना वो है, पैसा लगाए हैं, ताकत लगाए हैं, ऊर्जा लगाए हैं, उनका सम्मान है। वो अपने तरीके से अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किए। सफलता असफलता वो अलग है, ठीक। आर्डर कब आएगा, इस बात का प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। वो 90 दिन के अंदर आता है, और इनका मतलब ये माना जाता है कि थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक ना। तो ये आप मान के चलो कि आर्डर हो जाना चाहिए जल्दी। इसलिए इस बात को अब ख़त्म करते हैं। सभी का आभार, नमस्कार, प्रणाम। अगर किसी का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मेरे लिए उसने एक पैसे का या किसी भी तरीके का, एक बाल की सुई की नोक के बराबर भी मेरी मदद किया होगा, तो मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। और अपने से जो बन पड़ेगा मैं उसके प्रति खड़ा रहूँगा। किसी भी तरीके का बंटवारा, कोई भेदभाव, कोई मन मस्तिष्क में मेरे ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, और जब मुझे आ जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने रावण खड़ा है कि कौन खड़ा है, फिर मेरा चलना ही शुरू हो जाता है, ठीक। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो कोई बात नहीं। बीएड को देखिए, इस भर्ती में तो कोई इसका मतलब नहीं है बीएड वर्ड का, ठीक ना। जो कुछ है वो सब वहाँ चलता रहेगा। जो लोग हो चुके हैं वो हो चुका है। बाकी अभी ब्रिज जो लोगों को बहुत टेंशन होगी
अरे यार वो लोग नियुक्ति पा गए, हम लोग नियुक्ति नहीं पाए, तो देख लीजिए वो केवल नियुक्ति पाए, ब्रिज कोर्स वो भी नहीं किए हैं, ब्रिज कोर्स हम भी नहीं किए हैं। बाकी चयन हमारा भी हो चुका है 6800 में, 6800 की लिस्ट ज़बरदस्ती क्वेश की गई या जो भी है, साक्ष्य नहीं उस हिसाब के दे पाए तभी तो क्वेश हुई, हम संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार वो सब कोई कमी नहीं है, सब फिट है। और जब हमारी बात शुरू में हो रही थी तो हम लोगों को लगा कि हम शायद कमज़ोर हैं, लेकिन जब विवेक राज सर आए तो उसी दिन से हम लोगों को संजीवनी बूटी मिली, और संजीवनी बूटी आज तक चल रही है, बूम बूम कर रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशा और विश्वास है कि आप लोग जीतोगे, बाकी स्कूल में भी जाओगे जीतने के बाद, और ज़रूरत पड़ेगी जहाँ वहाँ चलेंगे। बाकी आप लोग तो जानते ही हो कि किसका क्या आचरण रहा है, कौन सबको एक सूत्र में बांटा, कौन किसको कब किया, कब कब आता है क्रोध। अच्छा, क्रोध तो तब आता है कि जब कोई ज़बरदस्ती कुछ कर देता है, ठीक ना। अगर कोई चोर चाहे उचक्का है और जो दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार हो, और अगर वो इस तरीके का कुछ मुझे बोल दे तो उसके तो तुरंत मेरा क्रोध बहुत तगड़ा आ जाता है भाई साहब सुरेश जी। और सामान्य चीज़ों में मैं तो शायद 1-2 बार अवॉइड भी कर जाता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में मैं करता नहीं हूँ और ना करूँगा। ना मेरी कभी ये बॉडी लैंग्वेज रही है, ना मेरा कभी आचरण रहा है कि किसी के साथ मैं झुक के रहूँ, किसी चाहे मैं अकेले रहूँ, लेकिन मैं वो अपने वसूलों और सिद्धांतों से कभी भटकता नहीं हूँ। ये मेरे पारिवारिक खानदानी समस्या है। दूसरे का झगड़ा हम लोग अपने सर ले लेते हैं, ठीक ना। बाकी कोई रिविजिट करा रहा था, अन्य चीज़ें करा रहा था, उन सब चीज़ों में मैं आता हूँ। लेकिन जब मैंने ठेका ले लिया, लोगों को याची बना लिया, टीमा बना लिया, तो भाई मैंने जिम्मेदारी ले लिया। मेरे जिम्मेदारी से मेरे यहाँ कोई आया है, अगर मैं उसको कमज़ोर कर दूं, अभी वो साला कल मर जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मतलब क्या मतलब है आपका, वह कोई मतलब रहा आचरण का, फिर तो भगोड़ा वही हो। तो ये सब नहीं है, ठीक ना। ये गुनगुन अरे छोड़ो यार, ठीक ना। तो जीत होगी, कोई कुछ नहीं परेशान हो। नहीं, गिले उले सिकवे हमारे कोई किसी के साथ दुश्मनी और वो नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का कोई बनाया हुआ है, गलत काम करेगा तो हम तो उसका समर्थन नहीं कर सकते ना। कोई ज़बरदस्ती का तो हम नहीं कर सकते ना भाई। देखो, जब सिंगल बेंच में मामला फंसा था तो मैं गया प्रदीप भाई के साथ, वहाँ किसी तरीके से सिंगल बेंच के मामले को आगे बढ़ाया। तो हम लोग इस उद्देश्य से गए थे कि हम सिंगल बेंच से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ रहेंगे, थोड़ी एक परिवार को खा जाएंगे, आधा तोड़ के निकल लेंगे। तोड़ के निकलने की तो ये हमारी वो इच्छा थी नहीं। तो उसमें 2.5 लोग सबने मुझे पैसा दिया ना, प्रदीप को पैसा दिया ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उसको छोड़ के निकल लेंगे। तो हम उसी सिद्धांत पे आगे बढ़े। अब 2 स्टेप से हम लोग बाहर हो चुके हैं, सिंगल बेंच और डबल बेंच से। एक स्टेप अगर जरूरत पड़ेगी तो 7वां द्वार वो भी भेदा जाएगा, 7वां द्वार वो भी भेदा जाएगा। बाकी लोग जबरदस्ती की अपनी बातें बनाते रहें। और ये बात सत्य है कि आर्डर रिजर्व होने के बाद कोई मतलब होता नहीं बहस का। नहीं तो अगर ऐसा होता तो पहले आर्डर रिजर्व हो जाता, फिर इसके बाद बहस होती। अगर इस बात को मैं 2 दिन पहले बोल दिया, तुम लोग सतीश मिश्रा को नहीं लाओगे सर को, इसलिए लाओ, किसी ने चू तक नहीं किया, किसी ने हूँ तक नहीं किया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपनी बात बता दिया था, लोगों को लाना चाहिए था, सुनना चाहिए था, करना चाहिए था। देखिए वही घटना घट भी गई, तब उसकी घूमे घूमे सफाई दिए फिर रहे हैं, उसकी घूमे घूमे सफाई दिए फिर रहे हैं। अरे नहीं, हमने ये कर दिया, तो उसमें आपने जिसको सफाई के लिए, गवाही के लिए लगाया है, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनका ना तो कोई दोष है। वो बच्चे एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं बहस हुई है, मैं भी कहता हूँ बहस हो सकती है, लेकिन बहस आर्डर रिजर्व के बाद जब जज कंटेंशन ही आपका नोट नहीं करेगा तो ऐसी बहस का कोई मतलब रह गया। ऐसी तो बहस केवल आप अपनी हीरोगिरी साबित करने के लिए किसी तरीके से रात भर गए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, और एमएलसी साहब के मदद से शायद तैयार भी हो गए, 1 दिन आ भी गए। नहीं तो सच्चाई है कि आपको पहले आ जाना चाहिए था। यही सब बातें हैं। और कोई प्रश्न हो तो करिए, और कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक भैया, ठीक, आप बच के रहिए, आपके यहाँ बहुत पहरा है। अभी आप सुबह बता रहे थे कितने पहरे हैं कड़े, ठीक ना। बाकी
अमरेंद्र भाई जिस भी कंडीशन से था शुरू में किया, जो भी उससे बन पड़ा लास्ट तक किया अपना, और 6800 के लिए किया, 6800 के लिए किया, समाज के लिए किया। बाकी उसको नेता बनना है कि विधायक बनना है, उससे को वो सेकेंडरी मामला है, ठीक ना, कि लूट लिया कि पाट लिया कि क्या कर लिया। लेकिन एक बात सत्य है कि उसने चट्टान की तरह 6800 के लिए खड़ा रहा। तुमको लूटा भी होगा या कुछ भी किया होगा या क्या किया, वो आप लोग खुद जानते हैं कि कितना आपने लुटवा दिया है, कितना क्या कर दिया है, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। मुद्दा जब आंधी तूफान आया तो हिला नहीं। और ठीक उसी तरीके मैंने भी साथ दिया। मेरे साथ भी बहुत लोग थे, इलाहाबाद से थे, रवि भाई था, अच्छे भाई था, और कई बच्चे थे, राकेश भाई था, और बहनें भी हमारे बहुत से लोग रही हैं साथ में। सब लोगों का आभार, धन्यवाद। किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, बस एक आदमी के साथ गिला शिकवा है, और लास्ट में सजेशन भी कर रहे हैं कि उससे आप भी बच के रहिए। वो आदमी इतना फराड, चोर, मक्कार और वो गद्दार है कि फिर गद्दारी करेगा, और 4 ठो ठेकेदार भी पैदा कर लेगा कि नहीं इस बार हम ठेका ले रहे हैं, कोई गद्दारी नहीं होगी। जैसे उस बार रामदयाल भाई को बैठा दिया और रामदयाल भाई को लूट लिया, फिर वो कुछ ऐसा कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए और उसको संन्यास के लिए भेज दीजिए, और वो जाए अपना संन्यास ग्रहण करे, इस धरती को छोड़ दें, हम लोग संभाल लेंगे। चाहे धरना करना होगा धरना भी कर लेंगे, और लड़ाई लड़ना होगा वो भी कर लेंगे। विद्यालय में चमचागिरी करके अगर स्कूल में जाना होगा तो वो भी कर लेंगे, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक की, ठीक ना। और हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। अगर होगा भी होगा तो चाहे वो बड़ा भाई समझ के चाहे छोट भाई समझ के माफ़ करेगा, क्योंकि 2 लड़ाइयों में मैंने योगदान दिया है, सिंगल बेंच और डबल बेंच, धरना से लेके और पोस्टरबाजी से लेके सारी चीज़ें। आज भी हमारे ही पोस्टर सब चलते हैं जहाँ वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, ठीक भैया, नमस्कार 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 देवेश भैया। संन्यास या संदा ठीक है, आप लोगों का है, ठीक, ओके, नमस्कार, प्रणाम। जीतेंगे हम लोग, जीत के साथ विद्यालय जाएंगे, इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। और ये कोई ज़बरदस्ती का नहीं है, ये जैसा आप पूरी तरीके से मान चुके हैं, और नहीं तो पूरी बहस का थोड़ा भी रहते तो आप लोगों को कंक्लूजन समझ में आ जाता है। ठीक, ओके, नमस्कार, प्रणाम।